Hello. Hello. Good morning, friends. Hello. Aryan. स्क्रीन देख पा रहे हो सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, पिछला रिवाइज कर लिया क्या सभी ने? आज तो ये टॉपिक फिनिश भी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग? बन रहे हैं? अच्छा एक बात सुनो, ब्लास्टोमियर बेटा क्लीवेज डिवीजन से जो सेल्स बनते हैं उनको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कर लो पूरा सॉल्व, और सॉल्व करके क्वेश्चन पूछते भी रहो। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब दो छोटी छोटी चीजें बच गई है, वन इज प्लेसेंटा एंड अनदर इज पार्चुरेशन। अब देखो बेटा, देखो रिवाइज करने के लिए तो आपके पास बहुत अच्छी चीज है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनको देखते रहिए। ओके, और मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एक बार फिर से पूरा एक्रोनिम हम लोग रिवाइज करेंगे। आप लोग डायग्राम बना रहे हो या नहीं? अच्छा देखो, एक टर्म आया होगा, तुम सॉल्व करोगे तो आर्केंटेरॉन, हालांकि अब ये तुम्हारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है, फिर भी आ गया बेटा, इसलिए बोल दे रहा हूं मैं। जरा सुन लो क्या होता है। जैसे गैस्ट्रुला होता है ना, तो गैस्ट्रुला के समय क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है। और ये देखो, ये गैस्ट्रुला इस प्रकार से अंदर की तरफ ये स्टेज फोल्ड होता है। ठीक है, तो ये जो कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इस कैविटी को बोलते हो आर्केंटेरॉन। और ये आर्केंटेरॉन क्या बनाता है? ये बनाता है फ्यूचर गट और एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको ये आर्केंटेरॉन बनाता है। और आर्केंटेरॉन के ये जो ओपनिंग देख रहे हो ना, इस ओपनिंग को बच्चों बोलते हैं ब्लास्टोपोर। और यदि पहले माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से, तो आप क्या बोलते हो ऑर्गेनिज्म को? अगर पहले माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से तो आप बोलते हो प्रोटोस्टोम्स, और पहले एनस बनता है तो बोलते हो ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ह्यूमन में ब्लास्टोपोर इसका फॉर्मेशन करता है एनस, यानी ह्यूमंस है ड्यूटेरोस्टोम। हाँ, ये एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा उनका। ठीक है, तो अब इसके बाद आ रहे हैं छोटी सी बात जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, वो है प्लेसेंटा। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है ना? आप वैसे पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पर है बहुत इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या बोला? पहली बात तो बच्चों ये है टेम्पोररी एंडोक्राइन ऑर्गन। लाइक एक और टेम्पोररी एंडोक्राइन ऑर्गन पढ़ा था ना, कौन सा? टेम्पोररी एंडोक्राइन ऑर्गन, अनदर वन इज कॉर्पस ल्यूटियम। वेरी गुड। तो ये है बच्चों टेम्पोररी एंडोक्राइन ऑर्गन, पहली बात। दूसरी बात, इट इज फॉर्म्ड बाय बोथ मैटरनल टिश्यू, ये कल हम लोगों ने लिख लिया था। मदर की टिश्यू थोड़ा इसको बनाएंगे और थोड़ा बनाएंगे फीटल टिश्यू। और जो फीटल टिश्यू इसको बनाता है आप जानते हैं, उसका नाम कोरियन। ठीक है,
तो मैटरनल और फीटल टिश्यू बच्चों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्लेसेंटा का। अब जरा ध्यान से देखना, कल आपको मैंने बताया था कि जो मैटरनल टिश्यू प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, वो पहली जो लेयर में हम लोगों ने बनाई थी वो थी एपिथेलियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। और इस तरीके से बेटा ये है एपिथेलियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, यूटेराइन एंडोमेट्रियम की म्यूकोसा है ना। तो म्यूकोसा में आप जानते हो ना, सबसे बाहर की तरफ ल्यूमेन की तरफ कौन सी लेयर होगी? एपिथेलियम। और ये बोलो तो क्या सभी एपिथेलियम के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ना? तो ये बड़ा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे है कनेक्टिव टिश्यू, और उसी टिश्यू में एसोसिएटेड है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल की एपिथेलियम को कल हम लोगों ने बोला था एंडोथीलियम। ये बड़ा एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और एंडोथीलियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड। ये है ब्लड। जो ब्लड कॉर्पसल्स है आप जानते हो, इनका फ्लो एक्सियल होता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स के एक्सिस पे फ्लो करते हैं, पेरीफेरी पे नहीं, बीच में बिल्कुल। ठीक है, तो ये है बच्चों ब्लड। हाँ, अब नाम भी इसका बोल दे रहा हूं, कल बताया भी था। ये है यूटेराइन एपिथेलियम, यूट्रस की एपिथेलियम। एपिथेलियम के नीचे बेटा क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। वेरी गुड। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये है एंडोथीलियम। क्या सभी को ऑडियो क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? रिफ्रेश करो बेटा जिसको क्लियर नहीं है। अच्छा, और एंडोथीलियम के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? ब्लड। अच्छा सुनिए, अब मेरी बात, आपको पता है ना प्लेसेंटा फॉर्मेशन यूथेरियन मैमल्स में होता है, ये पता है सभी को? मतलब मैमल के अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा टिश्यू आप देख रहे हो, ये सारे टिश्यू किसके हैं? मदर के। और इसको बोल रहे हो बेटा मैटरनल टिश्यू। अब सर जो मैमल्स तो बहुत सारे टाइप के हैं ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स। जैसे हम लोग बात करें इक्वाइन्स, हॉर्स की बात करें, तो आप जरा देखते जाना ध्यान से बेटा। अगर हॉर्स की बात कर रहे हैं तो हॉर्स में देखो क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये आकर इस प्रकार से अटैच होता है। किसके साथ अटैच हो गया? ये मदर के यूटेराइन एपिथेलियम के साथ। और अभी हम लोग पढ़ चुके थे ब्लास्टोसिस्ट में पेरीफेरी पे जो मेम्ब्रेन थी उसको क्या नाम दिया था? कोरियन। याद आ रहा है ना? तो कोरियन बच्चों यहाँ पे देखिए फिंगर लाइक प्रोसेस बना रही है, जिसको नाम देते हो कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई की मदद से ये अटैचमेंट होता है, राइट। और ये है बेटा फीटल टिश्यू, ये कोरियन। तो आप देखो फीटस का कौन सा टिश्यू? कोरियन। और मदर की कौन सी टिश्यू? यूटेराइन एंडोथीलियम, यूटेराइन एपिथेलियम। तो मदर की एपिथेलियम और फीटस का कोरियन दोनों आपस में कांटेक्ट में है। और बेटा इस टाइप के प्लेसेंटा हमेशा पहले मदर को नाम देना है। तो देखिए मदर की एपिथेलियम फीटस के कांटेक्ट में, इसलिए इस टाइप के प्लेसेंटा को बोलोगे एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। क्या बोलोगे? एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। पहली प्लेसेंटा बन गई, जहां पे एपिथेलियम किसके कांटेक्ट में? कोरियन। ध्यान से सुनना। सेकंड जरा देखो, रूमिनेंट्स जैसे जो काउ, गोट, इनमें क्या होता है? ये है बच्चों कोरियन।
अब देखिए ये कोरियन क्या है, ये आप जानते हो ना, ये एम्बेडिंग करता है, अंदर की तरफ धंसता जाता है एंडोमेट्रियम में, राइट। तो यहां से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और ये देखो कोरियन बेटा क्या किया, इसने एपिथेलियम को डाइजेस्ट करके, अब देखिए कोरियन किसके कांटेक्ट में आ चुका है, कोरियन किसके कांटेक्ट में आ चुका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर देखो कोरियन बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट पे हो तो इस कंडीशन को बोलते हो सिंडेस्मो। सिंडेस्मा यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन और कोरियल, फीटल कौन सी टिश्यू, कोरियन, सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा। तो ये आपको पहला वाला मिलेगा इक्वाइन में, हॉर्स में, दूसरा वाला ये मिलेगा कैटल्स में, ठीक है। अब जरा आ जाओ रिमिनेंट्स यानी कैटल्स, ठीक है। हाँ बेटा ये रिमिनेंट्स में केवल मिलता है। अब सुनो, और तुमको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा अच्छे से समझ लो, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। जो लिखाना है बेटा मैं लिखा दूंगा, आप घबराइएगा नहीं। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पे कोरियन, और कोरियन अब देखिए कहाँ पे एम्बेडेड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, इसलिए नाम दिया सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा। अब बेटा देखो ये कोरियन यहीं पर नहीं रुकेगा, ये आगे लगातार एम्बेडिंग करता जाएगा। थर्ड कंडीशन देखना जरा, ये जो कोरियन है इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर दिया, प्लेसेंटा बेसमेंट मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर दिया, और अब देखो यहाँ पर जो कोरियन है ये कहां तक पहुंच चुका है, कहां तक पहुंच चुका, एंडोथीलियम। कहां तक पहुंच गया, एंडोथीलियम। तो जब कोरियन एंडोथीलियम के कांटेक्ट में होता है, मदर को पहले नाम दो, मदर की कौन सी टिश्यू है, मैटरनल टिश्यू कौन सी कांटेक्ट में है, एंडोथीलियम। और फीटस की कौन सी टिश्यू, फीटस की कौन सी टिश्यू, कोरियन। तो बेटा इसको इसको आप नाम दोगे, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज, पहले मदर को नाम दिया एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। और जानते हो ऐसा होता है कार्निवोर्स में, लायन, टाइगर, इनमें ऐसा होता है, कार्निवोर्स, ठीक है। अच्छा अब देखो ये तीन देख लिए, अब आते हैं ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन में देखिए बेटा क्या हो रहा है, ह्यूमन के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये पूरा इस प्रकार से पेनिट्रेट करता है, और देखिए ब्लास्टोसिस्ट की जो विलाई है वो कहां पे एम्बेडेड होती है, वो अब किधर पे, कोरियन किसके कांटेक्ट में है, मदर के, एंडोथीलियम या ब्लड, ब्लड, वेरी गुड। तो बेटा मदर के ब्लड के कांटेक्ट में, अरे ऐसा सुनते हो कि बॉलीवुड की पिक्चरों में डायलॉग कि तेरे को मैंने खून से सींचा है, सुना है ना ऐसा डायलॉग। तो ये बिल्कुल सही है बेटा, मदर का बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कोरियंस डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, मदर के ब्लड के। और जानते हो अगर कोरियन यहाँ पे टूट जाए तो मदर की जान भी जा सकती है, ठीक है। और उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, एनाफाइलैक्टिक शॉक, ऐसा पढ़ा है, यस। तो वो कंडीशन डेवलप हो सकता है। तो अब जरा, अच्छा छोड़ो ये सारी बातें छोड़ो, यहाँ पे ये बताओ मदर की कौन सी टिश्यू, ब्लड, और फीटस का कौन सा टिश्यू, कोरियन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अब मैं लिख रहा हूँ, हाँ वेरी गुड भवन, भवन ने सही लिखा। इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों हीमो कोरियल, हीमो यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज हीमेटोलॉजी, जानते हो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हीमो कोरियल प्लेसेंटा। ये बेटा किसमें दिखाई देगा आपको, ह्यूमन। अरे ये डायग्राम बनाने का मेरा मकसद था ना कि तुम्हारे पास बहुत सारी अभी डेफिनेशंस आने वाली है, वो सारी समझ जाओ, ठीक है।
अच्छा आप देखो फीटस के जो ब्लड वेसल होंगे ना इस कोरियन के अंदर होंगे, है कि नहीं, फीटस के ब्लड वेसल। तो तुम जरा देख के बताओ इस पिक्चर को, क्या मदर और फीटस की ब्लड आपस में मिक्स हो रही है क्या? थोड़ा मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ। क्या मदर और फीटस की ब्लड आपस में मिक्स हो रही है क्या, या उनके बीच में एक मेम्ब्रेन है? इज देयर एनी मेम्ब्रेन बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड? यस बिल्कुल। और इसलिए बेटा मदर और फीटस का ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिक्स नहीं होता, ध्यान रखना, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन देखो क्या होता है, ये जो अटैचमेंट है बहुत स्ट्रांग है, और जब पार्चुरेशन होता है तो ये कोरियोनिक विलाई टूटती है, और अगर मान लो कोरियोनिक विलाई बीच से टूट जाए तो क्या फीटस का थोड़ा सा ब्लड मदर के सर्कुलेशन में जाएगा? और इसीलिए आप जानते हो फर्स्ट बर्थ सेफ होता है। आपने कंडीशन सुना है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस? यस, तो बेटा उसमें फर्स्ट बर्थ जो होता है, फर्स्ट बेबी का बर्थ कैसा होता है, सेफ या अनसेफ? फर्स्ट बर्थ ही सेफ, पहले बच्चे को कोई लफड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक वो उसका डेवलपमेंट हो रहा था तब तक मदर की बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं था अगेंस्ट फीटर। लेकिन देखो फर्स्ट बच्चे के बर्थ ने क्या प्रोड्यूस किया, यहाँ पे कोरियोनिक विलाई में ब्रेकडाउन, और इसलिए बच्चों सेकेंड बर्थ में फिर प्रॉब्लम आती है। तो समझ गए क्यों ऐसा होता है? तो उसका कारण ये रहा। तो इस तरीके से बेटा इसको ध्यान रखना है। और ये है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। अब सुनो, देखो ये हो गया बच्चों हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो ह्यूमन में अगर आपसे पूछा जाए प्लेसेंटा का क्या टाइप है, तो आंसर क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट आंसर क्या दोगे? हीमोकोरियल। अब रुक जाओ सभी लोग, रुक जाओ, रुक जाइए सभी लोग। अब ये चारों प्लेसेंटा को देखो और बच्चों देखकर बताओ कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट किसका है? इक्वाइन्स में है, कैटल्स में है, कार्निवोर्स में है, या ह्यूमंस में? स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट ह्यूमन में है ना, वेरी गुड। तो बेटा क्या होता है ह्यूमन में, जो मैटरनल और फीटल टिश्यू के बीच कनेक्शन होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन प्लेसेंटा इज आल्सो कॉल्ड एज डेसिडुएट प्लेसेंटा। Since the intimacy between maternal and fetal tissue is very strong, that's why human placenta is also referred as deciduate placenta. Human placenta को एक और नाम देते हैं बच्चों, इसको बोलते हो डेसिडुएट प्लेसेंटा। तो डेसिडुएट प्लेसेंटा हम अटैचमेंट के बेसिस पे नाम देते हैं, क्योंकि कनेक्शन दोनों के बीच, मदर और फिटल टिश्यू के बीच स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा आप जरा याद करो, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में दो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। यहाँ पे देखो एक तो कोरियन है, देख ही रहा है सभी को, दूसरा कौन सा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है? एलेंटोइस, वेरी गुड। इसलिए बेटा प्लेसेंटा को एक थर्ड क्लासिफिकेशन देते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा इज आल्सो रेफर्ड एज chorioallantoic placenta. chorioallantoic placenta, ह्यूमन प्लेसेंटा को ही आप क्या बोलते हो? chorioallantoic placenta। बहुत अच्छा, ये तीनों नाम क्यों मिला ह्यूमन प्लेसेंटा को, सभी को क्लियर है? यस। अच्छा अब आइए लास्ट। अब ये जो प्लेसेंटा के ऊपर आप विलाई देख रहे हो, प्लेसेंटा के ऊपर जो विलाई देख रहे हो बच्चों, ये विलाई पूरे प्लेसेंटा के ऊपर स्प्रेड है या किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये केवल एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। बड़ा ये देखो, ये मैं प्लेसेंटा को यहाँ पे बना रहा हूँ, तो कोरियोनिक विलाई जो है ना केवल कुछ रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और इस रीजन को जहाँ पे कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट है इसको बोलते हो कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम।
क्या बोलोगे? कॉरियोनिक फ्रॉन्डोसम। और ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलाई का अरेंजमेंट है बच्चों, वो डिस्क के फॉर्म में है। दैट्स व्हाई ह्यूमन प्लेसेंटा इज आल्सो क्लासिफाइड एज डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा, ये बड़ा ये विलाई, क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? साथ में टीवी भी देखते जा रहे हो क्या? ये देखिए, ये क्या है? इसको कॉरियोनिक विलाई नाम दिया ना अभी। तो ये है कॉरियोनिक विलाई, कॉरियो एलेंटोइक, क्योंकि बेटा इसमें दो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक तो कॉरियोन और दूसरा एलेंटोइस। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज कॉरियो। वो सब मैं लिखा दे रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी प्लेसेंटा को, ह्यूमन प्लेसेंटा को बच्चों चार प्रकार से क्लासिफाई किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। क्या ये सभी को क्लासिफिकेशन क्लियर है? तो चलो लिख डालते हैं, चलो फटाफट लिखो। लिखिए, एक बार बोल दे रहा हूँ फिर पूछ लूंगा, जिसको कुछ डाउट आया वो बता देना। लिखिए बेटा, प्लेसेंटा इज क्लासिफाइड, ह्यूमन प्लेसेंटा rather, human placenta is classified in following ways. Human placenta is classified in following ways. Number 1, फर्स्ट लिखिए हीमोकोरियल प्लेसेंटा। लिखिए, द ब्लड ऑफ मदर, the blood of mother is in direct contact with, the blood of mother is in direct contact with chorionic villi of fetus. Direct contact with chorionic villi of fetus, hence called as hemochorial. Number 2 है बेटा deciduate. Deciduate. लिखो, the intimacy, ऐसे लिखना, the intimacy और attachment ऐसा भी लिख सकते हो, the intimacy or attachment between fetal and maternal tissue, the intimacy between fetal and maternal tissue is quite strong, is quite strong. इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हो? डेसिडुअस। देखो, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना डेसिडुअस फॉरेस्ट, पढ़ते हो ना, तो डेसिडुअस का मतलब वन दैट फॉल्स एंड रीजेनरेट्स, ऐसा जो टूटता है और दोबारा बन जाता है, राइट। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्योंकि अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो आप बताइए जब ये प्लेसेंटा बॉडी के बाहर जाएगा मदर के, तो क्या ये डेसिडुआ का थोड़ा सा हिस्सा अपने साथ तोड़ के ले जाएगा? है कि नहीं? क्योंकि अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है। इसको बिल्कुल ऐसा समझो जैसे एक छोटा पौधा होता है ना, उसको आप बारिश के दिनों में जब जमीन से बाहर निकालोगे तो आप देखोगे उसके रूट के साथ थोड़ी मिट्टी भी बाहर आ जाती है। तो इसी प्रकार से प्लेसेंटा है, जब प्लेसेंटा बाहर आता है ना, तो डेसिडुआ का थोड़ा हिस्सा अपने साथ तोड़ के ले आता है, एंड दैट्स व्हाई कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए प्लेसेंटा को बेटा डेसिडुएट प्लेसेंटा भी बोलते हैं। थर्ड, इसके बाद क्या बोल रहे हो? कॉरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। लिखो, कॉरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। हाँ, ब्लड लॉस होता है बेटा इसमें। देखिए, कॉरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। देखो, टू एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन,
that is chorion and allantois to embryonic membrane, that is chorion and allantois participates in formation of placenta. To embryonic membrane, that is chorion and allantois participates in formation of placenta. इसलिए नाम क्या दिया, कोरियो एलेंटॉइड। और बेटा लास्ट में क्या बोल रहे हो आप, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। लिखिए, द कोरियोनिक विलाई forms a disc-like structure. Known as chorionic frondosum. बड़ा इस disc-like structure को क्या बोल रहे हो, chorionic frondosum. Disc-like structure called as chorionic frondosum. ठीक है, hence referred as discoidal placenta. तो यहाँ पे कोरियोनिक विलाई डिस्क के फॉर्म में अरेंज होते हैं बच्चों, इसलिए इसको नाम देते हो डिस्कोइडल प्लेसेंटा। अच्छा, यहाँ पे एक नोट डालो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैंने डायग्राम तो ये सुपरफिशियल अभी स्टेज है ना, धीरे धीरे ये ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर कंप्लीटली एम्बेड हो जाएगा। लिखिए, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, नोट यहाँ पे डालो एक, during implantation the blastocyst undergo complete embedding. The blastocyst undergo complete embedding inside endometrium hence human implantation is referred as interstitial type. थोड़ा जब कंप्लीटली ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर चला जाए तो इसको क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल टाइप इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखिए। तो अच्छा, इसके लिए देखो 4 ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन, इसको याद रखना है। हाई डेफिनेशन कॉम्पैक्ट डिस्क, HDCD। ठीक है, H stands for hemochorial, D for residuate, C for chorioallantoic and D again discoidal placenta। अब इसके बाद देखो बहुत सारे फंक्शन लिख रखे हैं तुम्हारे मॉड्यूल में। ठीक है, तो फंक्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं और एक बार अभी तुम मेरे सामने ही रीडिंग भी लगा लेना। तो फंक्शन सारे बच्चों, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। देखो तुमको बहुत आसान सी चीज बता रहा हूँ, फंक्शन याद करने के लिए फिर से वही एक एक्रोनिम ध्यान रखिए आप, और ये एक्रोनिम है नेचुरल गैस। ठीक है, चलो देखो, प्लेसेंटा का जो मेन फंक्शन होता है बच्चे, वो क्या होता है, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो जानते हो सभी कोई? पहली बात, N स्टैंड्स फॉर नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, जो भी बोल लो। G का मतलब क्या, प्लेसेंटा लंग्स की तरह वर्क करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। डेवलपिंग एम्ब्रियो का लंग्स क्या है, प्लेसेंटा ही तो है, क्योंकि अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में लंग्स तो बेटा फंक्शनल नहीं होता, तो गैसियस एक्सचेंज का काम किसका होता है, प्लेसेंटा। तो सेकेंड, गैसियस
एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। और जरा तुम याद करो, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लेसेंटा में वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन का क्या नाम है, कोई बताएगा, जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है? प्लेसेंट बड़ा फीटस के अंदर एक स्पेशल HbF, ठीक बोल रहा है, HbF फीटल हीमोग्लोबिन। इसके बाद ए स्टैंड्स फॉर, क्या प्लेसेंटा एंटीबॉडी भी ट्रांसफर करती है? क्या प्लेसेंटा पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है डेवलपिंग फीटस को? यस, वेरी गुड। तो बेटा ए स्टैंड्स फॉर एंटीबॉडी ट्रांसफर। अच्छा सुनो, मॉड्यूल के अंदर ऐसा लिखा है कि प्लेसेंटा आल्सो ट्रांसफर वायरस, माइक्रोब्स, ऐसा लिखा हुआ है, समझ रहा है? लेकिन बेटा क्या प्लेसेंटा का इवोल्यूशन वायरस को ट्रांसफर करने के लिए हुआ है? बात समझ रहे हो ना? तो उसको आप फंक्शन नहीं बोल सकते, दैट इज डिजीज। वो नॉर्मल से डिफरेंट कंडीशन है, दैट्स व्हाई वो डिजीज कंडीशन में ऐसा करता है। नॉर्मली बेटा ये क्या ट्रांसफर करता है? IgG एंटीबॉडी। आपको पता है ये एक ही एंटीबॉडी ट्रांसफर कर सकता है, IgG। अच्छा मेरे को एक और बात बताओ, प्लेसेंटा से जब ट्रांसमिशन होता है तो इसको आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बोलते हो या वर्टिकल? वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं। अरे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्यों लिख रहे हो? ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटल रूट इज कॉल्ड एज वर्टिकल ट्रांसफर, राइट? और S stands for, very important, S stands for secretion of hormones। बहुत इंटरेस्टिंग, प्लेसेंटा बेटा बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा, जरा देख लो। अच्छा आप ये बताओ, प्लेसेंटा डेवलप किस ऑर्गन के फंक्शन को एक्वायर करने के लिए हुआ है? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके फंक्शन को प्लेसेंटा परफॉर्म कर रहा है, जो शुरू के 3 मंथ रहता है? जरा ध्यान रखो। हाँ, लंग्स के लिए तो है ही, एक और ऑर्गन जो फर्स्ट 3 मंथ फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत बढ़िया बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम की जगह क्या डेवलप हो रहा है अभी? प्लेसेंटा, पक्की बात? तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम से कितने हार्मोन रिलीज होते थे? चारों हार्मोन के नाम लिखिए, एक्रोनिम आपको बताया था। क्या एक्रोनिम था कॉर्पस ल्यूटियम के हार्मोन का? पेरी। वेरी गुड। तो देखो वो 4 हार्मोन तो इसको रिलीज करना ही पड़ेगा और ये करता भी है। तो आप यहाँ पे देखो जो हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं वो है, पहली बात तो पेरी लिख दो। पेरी के अलावा 3 और एक्स्ट्रा हार्मोन तुम ध्यान रख लेना जो प्लेसेंटा रिलीज करता है। इसमें पहला है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। दूसरा HPL, और तीसरा है बच्चों ऑर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब सुनो, एक और मैं लिख दे रहा हूं, थायरोट्रोपिन, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय मदर का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है और ये प्लेसेंटा के कारण। अब सुनो मेरी बात, P का मतलब क्या? P स्टैंड्स फॉर प्रोजेस्टेरॉन, राइट? E स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोजन, ये सब अब तुम लोगों को याद होना चाहिए। R फॉर रिलैक्सिंग, I फॉर इनिबिन, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो अब इसको क्यों कोरियोनिक बोल रहे हैं, बात समझ गए? क्योंकि ये कहां से रिलीज हो रहा है? कोरियन से, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HPL ये भी बड़ा कोरियन से रिलीज होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। प्लेसेंट, सुनो, प्लेसेंटा के सारे हार्मोन कोरियन से ही रिलीज होते हैं, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। CRH आप लोग जानते हो, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और थायरोट्रोपिन। तो आपको टोटल कितने हैं यहाँ पे हार्मोन याद रखते हैं? 1 2 3 4, ये 4 तो पहले से याद है, 4 नए जोड़ लो, HCG HPL CRH और थायरोट्रोपिन।
टोटल 8 हॉर्मोन्स, और अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। CRH करता क्या है, ये प्रमोट करता है रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल। देखो क्या होता है, आपने ऐसा सुना होगा कि लंग्स में एक सब्सटेंस बनता है लेसिथिन, आप लोगों ने नाम सुना लेसिथिन। CRH का पूरा नाम कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। लेसिथिन का नाम नहीं सुना? हाँ, सरफेक्टेंट होता है, वेरी गुड। लेसिथिन जो होता है बेटा, लंग्स में लेसिथिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। देखिए लंग्स की एल्वियोलाई जो होती है ना, फीटस में बहुत छोटी होती है। ये लेसिथिन एक नेचुरल डिटर्जेंट होता है जो एल्वियोलाई की ओपनिंग को प्रमोट करता है, और इस लेसिथिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। फॉर्मेशन ऑफ लेसिथिन इज प्रमोटेड बाय विच हार्मोन? कॉर्टिसोल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लेसिथिन इज प्रमोटेड बाय कॉर्टिसोल। अरे आप ऐसा समझ लो ना, जैसे एक पानी का बबल बना रहे हो, तो एक प्लेन वाटर का बबल बना रहे हो और एक में डिटर्जेंट डाल रखा है, उसका बबल बना रहे हो, किसका बड़ा बबल बनेगा? डिटर्जेंट वाला। तो लेसिथिन जो है ना, ये डिटर्जेंट है बेटा, नेचुरल डिटर्जेंट, और इसीलिए आप देखो ये एल्वियोलाई को बड़ा बना देता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। तो फंक्शन, अब आपको यहाँ पे दो चीजें हो गई, HBCD, ये तो हो गया बेटा टाइप्स प्लेसेंटा का, और नेचुरल गैस क्या हो गया? फंक्शन। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्या ये 8 पॉइंट याद हो गए सभी को? ठीक है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल नीचे लिख लो, CRH स्टैंड्स फॉर कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। चलो यहाँ पे कुछ नोट लिखो फटाफट। नोट लिखो, HCG, देखिए HCG appeared in blood of pregnant female, in blood of pregnant female on 14th day of implantation। implantation होने के बेटा 14th day ब्लड में क्या दिखने लग जाएगा? HCG। और ध्यान रखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, HCG is excreted in, it get excreted in urine of pregnant female। ये जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनके यूरिन में एक्सक्रीट होता है, और ये टीवी के ऊपर जो आप ऐड देखते हो, प्रेगा न्यूज और ये जितने भी स्ट्रिक्ट बेस्ड टेस्ट है, all those tests were based on HCG। तो HCG is excreted in urine of pregnant female, hence used for pregnancy test। इसलिए बेटा इसको यूज किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट। और प्रेगनेंसी टेस्ट का एक दूसरा नाम भी है, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यदि किसी में क्या HCG दिख रही है यूरिन में, तो इसका मतलब क्या है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है और उसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका है। HCG को रिलीज कौन करता है? याशिका सुनते नहीं हो बेटा, अभी क्या बताया, ये इतना बड़ा बड़ा नाम यहाँ पे लिखा, HCG is secreted by प्लेसेंटा, यस। और योनिक नाम जुड़ गया मतलब प्लेसेंटा, ठीक है। दूसरा बेटा यहाँ लिख लो थायरोट्रोपिन, जल्दी से लिखो। थायरोट्रोपिन promote the secretion of thyroxine hormone, promote secretion of thyroxine hormone in mother।
ठीक है। और इसके बाद कॉर्टिसोल लिख लीजिए। कॉर्टिसोल CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा? कॉर्टिसोल। देखो, कॉर्टिसोल promotes the development of fetal lungs। तो फीटस के लंग्स को के डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा कॉर्टिसोल। इसीलिए बेटा क्या होता है, पार्चुरेशन से कुछ महीने पहले डॉक्टर मदर को कॉर्टिसोल का इंजेक्शन देना शुरू करते हैं ताकि वो प्लेसेंटा से डिफ्यूज होकर फीटस के सर्कुलेशन में पहुंच जाए और लंग को मैच्योर करने में मदद करे। तुम देखो ना, ये जो क्या होता है, जो अस्थमा वाले पेशेंट यूज करते हैं ना, उसके अंदर भी स्टेरॉइड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड जो है लेसिथिन के सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हो गया। तो आज के बाद पूछे विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, तो आंसर HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। बहुत अच्छे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट वाले हिस्से में, जो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन स्पेलिंग ध्यान से। अब देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे हो। एक बच्चा पूछ रहा है, सर अभी हम लोग प्लेसेंटा को स्टोर कर लेते हैं, प्लेसेंटा बैंक बनाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, राइट? तो बेटा क्या होता है, स्टेम सेल्स जो है वो हम लोग स्टोर करके रखते हैं कि फ्यूचर में फीटस को कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको इससे ट्रीट किया जा सके। क्योंकि अब फ्यूचर में एक थेरेपी आने वाली है, बहुत ही जल्द नाम सुनोगे, स्टेम सेल थेरेपी। इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, राइट? तो वो जल्दी ही। और दूसरा, अब देखो फ्यूचर में जो भी डिजीज का ट्रीटमेंट होगा ना, ज्यादातर डिजीज ट्रीट किए जाएंगे जेनेटिक्स के थ्रू, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन के थ्रू। तो आपने सुना होगा ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया भाई, किसी का पैनक्रियाज डैमेज हो गया तो फिर से एक नया पैनक्रियाज बना देंगे बाय इम्प्लांटिंग न्यू जीन। तो अब ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप लोग 10-20 साल के अंदर ये सब सुनने लग जाओ। इनफैक्ट आप लोग डॉक्टर बनोगे तो आप लोग यही करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे देखो क्वेश्चंस तुम्हारे जो अननेसेसरी, मतलब जो हम नीट के हिसाब से जरूरी नहीं है, तो फोन पे पूछ लेना मेरे से या मैसेज कर देना। अभी तो कोर्स आगे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आ रहे हैं बच्चों, पार्चुरेशन, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू फुली डेवलप्ड फीटस। बच्चों फुली डेवलप्ड बोलना जरूरी है। फुली डेवलप्ड फीटस इज पार्चुरेशन। क्योंकि टर्म पूरा होने से पहले यदि डिलीवरी किया तो दैट इज नॉट पार्चुरेशन, उसको पार्चुरेशन नहीं बोलेंगे। और कई बार तो फीटस को अबॉर्ट करते हैं, दैट इज अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, वो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ फुली डेवलप्ड फीटस इज पार्चुरेशन। अब ध्यान रखो, एक टर्म है बच्चों जेस्टेशन पीरियड। देखो जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या है, ये टाइम इंटरवल है बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन। फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्चुरेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोल रहे हो, जेस्टेशन पीरियड। और ये ह्यूमन में होता है सबसे ज्यादा, तो एलिफेंट में है 22 मंथ्स, आप लोग जानते हो। ह्यूमन में है ये बच्चों 270 डेज, 270 डेज प्लस माइनस 10 डेज, ठीक है। तो 9 मंथ होता है। और
हाँ बेटा, 7th मंथ में अगर पार्चुरेशन होता है तो फुली डेवलप नहीं होता है। और तुम याद करो ना, बोला था इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे ऐसे बच्चों को। इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है अगले 2 महीने तक, तब उनका टेस्टिस डिसेंड हो पाएगा, लंग्स मैच्योर हो पाएगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है ऐसे बच्चों में। ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आप देखते रहिए आप। तो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ फुली डेवलप्ड फीटस इज पार्चुरेशन। और दूसरा डेफिनेशन यहाँ पर है जेस्टेशन पीरियड। देखो होता क्या है, पार्चुरेशन होने वाला है ये कैसे पता चलता है, जरा ध्यान से इसको देखो। क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ठीक है, पूरे प्रेगनेंसी के समय कौन सा हार्मोन का लेवल हाई होता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? ये बड़ा फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट और 9, ठीक है। तो पूरे प्रेगनेंसी के समय ये देखो 9th मंथ तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है और एस्ट्रोजन लैग करता है, पीछे चलता है। लेकिन देखो 9th मंथ के एंड में क्या होता है, सडनली अब जो प्रोजेस्टेरोन है ना वो लैग करने लगता है और एस्ट्रोजन 9th मंथ के एंड में लीड करता है। पूरे प्रेगनेंसी को मेंटेन किसने किया, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन जैसे ही बच्चों एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है प्रोजेस्टेरोन से, ये पहला इंडिकेटर है कि आप पार्चुरेशन होने जा रहा है। तो एस्ट्रोजन और ये लिख दिया प्रोजेस्टेरोन। तो आखिर इस चेन से डिफरेंस क्या आया, आखिर इसने पार्चुरेशन को कैसे इनिशिएट किया, जरा समझना। देखो क्या होता है, यहां मैं लिख रहा हूं इंक्रीज। इंक्रीज अभी ब्लड में किस हार्मोन का लेवल ज्यादा, एस्ट्रोजन। इंक्रीज एस्ट्रोजन इज टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो। बेटा एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में ज्यादा है, किससे, प्रोजेस्टेरॉन से। पार्चुरेशन से ठीक पहले की बात हो रही है ये। ग्राफ समझ नहीं आया, समझो फिर से। पूरे प्रेगनेंसी में देखो, इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ हार्मोन लेवल। बहुत सिंपल ग्राफ, इसमें कुछ समझने जैसी बात ही नहीं है। सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ कि पूरे प्रेगनेंसी में, अच्छा ये बताओ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन? प्रोजेस्टेरॉन, सभी जान रहे हो। तो बेटा अगर पूरे प्रेगनेंसी के समय यूट्रस तो रिलैक्स होना चाहिए ना, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। और आपको पता है एस्ट्रोजन जो है वो यूट्राइन मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है, ये आप सबको पता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है ना, ये नीचे था, पहले प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा था, पर पार्चुरेशन के समय मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना चाहिए और इसलिए देखो अब एस्ट्रोजन यहाँ पर लीड करने लग गया, ये ऊपर आ गया। अरे ये बात समझ गए? तुम लोग आगे भागते हो, मैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बता रहा हूँ, तुम ऑक्सीटोसिन पूछने लग गए। पहले बेटा जहाँ पे हो उसको ध्यान से समझो, सब आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को, आगे बढ़ जाए। तो देखो जैसे ही बच्चों एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, किससे, प्रोजेस्टेरॉन से। एस्ट्रोजन लेवल हाई होने से क्या होता है, एक चेंज शुरू होता है, डेवलपमेंट ऑफ। आप देखो मायोमेट्रियम के ऊपर अभी तक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स नहीं थे, आपको पता है ना, हार्मोन को एक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं। तो अब डेवलपमेंट शुरू होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ओवर मायोमेट्रियम। ये 100 टाइम्स ज्यादा होता है अब, बहुत तेजी से मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स डेवलप हो रहे हैं। और बेटा इसको डेवलप करने में प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, और साथ में कॉर्टिसोल, ये दोनों भी मदद कर रहे हैं।
पर इनका एक्शन बहुत थोड़ा होता है। मेन एक्शन किसका होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रेशियो का। यहाँ भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉर्टिसोल भी इसमें मदद करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर डेवलप होते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर डेवलप होने के साथ रिलीज होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन कहां से? एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? ऑक्सीटोसिन किधर से रिलीज होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर, एंटीरियर नहीं बेटा, पोस्टीरियर। हाँ, ज्यादातर बच्चों ने पोस्टीरियर लिखा। बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होता है, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा दूसरा एडीएच, वैसोप्रेसिन। वेरी गुड। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम पिटोसिन, जानते हो ना तुम लोग? पिटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या सिक्रेट किया? ऑक्सीटोसिन। अब देखिए ये ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है मायोमेट्रियम के ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मायोमेट्रियम। यूट्रस की बच्चों मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मायोमेट्रियम। तो अब ये बताओ, जैसे ये यूट्रस, इसके अंदर फीटस है, तो फीटस को पुश किया जाएगा ना टुवर्ड्स सर्विक्स, फीटस को पुश किया जाएगा टुवर्ड्स सर्विक्स, सर्विक्स की तरफ पुश किया फीटस को। तो ये बताइए, जब सर्विक्स के ऊपर प्रेशर लगेगा तो क्या सर्विक्स डायलेट होगा? डायलेट होगा, सभी को जानते हो इस बात को। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मायोमेट्रियम, और इसके कारण होता है बच्चों सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स डायलेट हो जाता है, सर्वाइकल डायलेशन। अच्छा सुनो, सर्विक्स को डायलेट होने में, और प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम सुना सभी ने? प्यूबिक सिम्फाइसिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस, ऑस इनोमिनेट का जो जॉइंट है ना, उसको ओपन करता है कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन, ठीक है। तो बेटा सर्वाइकल डायलेशन और प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, नाम ही है, देखो कितना अच्छा नाम, रिलैक्सिन, रिलैक्स करता है। तो देखिए सर्वाइकल डायलेशन होगा। और सुनो बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे फीटस डिसेंड करता जाएगा सर्विक्स में, सर्विक्स एक पॉजिटिव फीडबैक देता रहेगा, किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, टू सिक्रेट मोर ऑक्सीटोसिन। तो फीटस जैसे जैसे डिसेंड कर रहा है बच्चों, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता जाएगा? मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और फाइनली दिस विल लीड टू पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन। तो देखो पार्चुरेशन में बच्चे का पहले सिर बाहर आया है या पैर? हेड और लिम्ब, हेड, ठीक है। तो इसलिए बेटा इसको बोलते हैं, देखो हेड बाहर आना, पहले हेड बाहर आया तो इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं एंटीरियर प्रेजेंटेशन। पहले उसका एंटीरियर पार्ट बाहर आया, या इसी को कोरोनेशन भी बोलते हो, हेड का। अच्छा हेड में भी बोलो तो ये पीछे की तरफ कौन सी बोन है? ये वाली बोन पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, बहुत बढ़िया। तो इसी को चाहो तो तुम ऐसा भी नाम दे सकते हो, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इसको बच्चों, ऑक्सीपिटो एंटीरियर प्रेजेंटेशन। ऑक्सीपिटो एंटीरियर प्रेजेंटेशन, या इसी को क्या नाम दो? कोरोनेशन, क्योंकि ऑक्सीपिटल पोल पहले आता है,
तो अब देखो उल्टा हो जाए तो क्या होगा, फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सिजेरियन ऐसा नाम क्यों दिया है आपको पता है? ये जो सिजेरियन सेक्शन है, जूलियस सीजर जो थे ना, उनकी मदर पे फर्स्ट टाइम किया गया था। मतलब जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, तो भाई उस समय ये कंडीशन आया कि किसको बचाया जाए, बच्चे को बचाया जाए या मदर को बचाया जाए। तो डिसाइड ये हुआ कि मदर को बचाया, हाँ बच्चे को बचाया जाए। तो एब्डोमिनल वॉल को कट करके जूलियस सीजर का बर्थ हुआ था, और इसलिए बेटा इसको नाम दिया गया सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन। ठीक है, वो जानने की जरूरत नहीं, पर ऐसा कई बार नाम आता है, थोड़ा ध्यान रखो इसको। तो इस तरीके से आप देखो, बहुत सिंपल, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, मायोमेट्रियम पे बाइंड होगा, सर्वाइकल डायलेशन एंड फाइनली पार्चुरेशन। एक बार देखो ऊपर से नीचे यहाँ पर, और कोई भी डाउट है इसमें पूछो। अच्छा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ जो पेन होता है ना, इसको बोलते हो लेबर पेन। इसको बोलते हैं लेबर, LABOR। LABOUR नहीं लिख देना, मजबूरी वाला हो गया। ठीक है। हाँ, पॉजिटिव फीडबैक देखिए, सर्वाइकल डायलेशन जितना ज्यादा, क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन का सिक्रीशन भी ज्यादा, तो दोनों ही चीज इंक्रीज हो रहा है बेटा, डायलेशन भी इंक्रीज हो रहा है और हार्मोन का ब्लड लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आप इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा सुनो, ये जो टर्म है ना कोरोनेशन, तुम याद नहीं रखो तो भी चलेगा, तुम तो केवल ऑसिपिटो एंटीरियर प्रेजेंटेशन याद रखो, क्योंकि ऑसिपिटल बोन पहले आया, इसलिए ऑसिपिटो एंटीरियर प्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक बार बच्चों देखो सुनो, क्या होता है ना, साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि अगर फीटस के एड्रिनल ग्लैंड को हटा दिया जाए, जरा ध्यान से सुनना, साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि फीटस के एड्रिनल ग्लैंड को यदि रिमूव कर दिया जाए तो पार्चुरेशन का सिग्नल इनिशिएट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या, फीटस का एड्रिनल ग्लैंड भी पार्चुरेशन को इनिशिएट करने में मदद करता है? यस, ऐसा बोलते हैं कि फीटस का एड्रिनल ग्लैंड भी पार्चुरेशन, पहले सुनो सभी को ध्यान से, लिखो नहीं अभी बहुत ज्यादा। तो फीटस का एड्रिनल ग्लैंड भी पार्चुरेशन को इनिशिएट करने में मदद करता है, पहली बात। तो आप बताइए, पार्चुरेशन के लिए रिफ्लेक्स किसने जनरेट किया? अकेली मदर ने या मदर और फीटस दोनों मिलकर? बोथ। इसलिए बेटा इसको फीटो प्लेसेंटल रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटो प्लेसेंटल। नीचे नोट डालो, लिखिए द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, नोट एक डालो, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन is generated by both placenta and fetus adrenal gland. Fetus adrenal gland, hence parturition is also referred as feto. Hence parturition is also referred as feto, FAE ऐसा भी लिख सकते हो, feto placental reflex और fetal ejection reflex। ये जो कन्वर्सन होता है ना बेटा, प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलने वाला काम, ये
प्लेसेंटा और फीटस का एड्रिनल ग्लैंड मिलकर करते हैं, इसलिए नाम देते हैं फीटो प्लेसेंटल रिफ्लेक्स और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या पार्चुरेशन में न्यूरॉन्स ने कोई रोल प्ले किया क्या? क्या पार्चुरेशन में न्यूरॉन्स ने कोई रोल प्ले किया? न्यूरॉन्स ने रोल प्ले किया था ना पॉजिटिव फीडबैक बना के। और क्या हार्मोन्स का भी रोल है? तो इसलिए नीचे एक सेकेंड पॉइंट लिखिए, पार्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। Parturition is a complex neuroendocrine mechanism. ठीक है, आई होप ये दोनों बातें प्लेसेंटा के बारे में, ये देखो प्लेसेंटा प्लेसेंटा क्लियर है सभी को? प्लेसेंटा क्लियर, HDCD और नेचुरल गैस। और दूसरा बेटा ये पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के स्टेप्स आज देखो, सिंपल सा स्टेप है। पहले एस्ट्रोजन ब्लड में इंक्रीज होता है, उससे मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बनते हैं। ऑक्सीटोसिन बनने से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, सर्वाइकल डायलेशन और फाइनली पार्चुरेशन। अच्छा रिलैक्सिन का भी एक नोट डाल दो। रिलैक्सिन देखो, इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऐसा लिख लेना होगा। Relaxin helps in relaxation of pubic symphysis and also promote cervical dilation. Also promote cervical dilation. So this is all about reproductive system. अब एक छोटा सा टॉपिक है reproductive health, बस इसका आज तुमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और छोटा सा टॉपिक है, कल ही खत्म भी हो जाना चाहिए। रिप्रोडक्टिव कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ ठीक है, आज डाउट पूछ लो, जो टाइम है उसमें डाउट पूछ लो। हाँ कल शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं, डाउट पूछ लो। एक बार मैं रिवाइज करा दूं क्या तुम लोगों को जो पढ़ा है अभी तक? चलो देखते हैं क्या याद है फर्स्ट लेक्चर वाला। थोड़ा सा जल्दी से मेरे को बताओ, टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ? रिस्क पीरियड बेटा इस चैप्टर में है। टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमेन में। टेस्टिस डिसेंड किस मंथ में करना शुरू होता है? डिसेंड ऑफ टेस्टिस 7th मंथ, और बर्थ के टाइम में कंप्लीटली डिसेंड हो जाता है, पता है सभी को? फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस होता कब है? फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस 7th वीक या 7th मंथ? क्या बोल रहे हो? 7th वीक, वेरी गुड, ड्यूरिंग इंट्रा। अच्छा फर्स्ट मंथ में कौन सा ऑर्गन बना, जल्दी से बोलो? फर्स्ट मंथ में हार्ट, सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स एंड डिजिट, बहुत अच्छे बच्चों। थर्ड मंथ ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम, बस वेरी गुड। इसके बाद फोर्थ मंथ छुट्टी रही, हॉलीडे। फिफ्थ मंथ में बोलो, फिफ्थ मंथ में स्कैल्प हेयर और फीटल मूवमेंट भी, तो स्कैल्प हेयर एंड फीटल मूवमेंट। फास्टेस्ट ग्रोइंग हेयर आता है बॉडी का फिफ्थ मंथ में, और स्लोएस्ट ग्रोइंग हेयर कौन से? आई लैशेज, कौन से मंथ में? 6th मंथ। आईलिड सेपरेशन भी 6th मंथ, बहुत अच्छा। और इसको कौन सा ट्राइमेस्टर बोलोगे? सेकेंड ट्राइमेस्टर, वेरी गुड। 7th, 8th और 9th मंथ में मैक्सिमम फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ मैक्सिमम किस मंथ में? 7th।
अच्छा सुनो, किसी एक मंथ में मैक्सिमम फीटल ग्रोथ बोलना है, किसी एक महीने में, ट्राइमेस्टर में नहीं, किसी एक महीने में मैक्सिमम फीटल ग्रोथ बोलना होना तो फोर्थ मंथ को बोलना। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत अच्छे बच्चों। अब देखिए इसके बाद टेस्टिस। टेस्टिस में 3 लेयर हम लोगों ने पढ़ा था। आउटर मोस्ट पेरिटोनियल लेयर क्या बोलोगे? आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजाइनलिस। मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी एक ऐसा बड़ा सा पार्टीशन बना रही थी, बड़ा वाला पार्टीशन क्या बोलोगे? मीडियास्टाइनल टेस्टिस। और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीशंस भी क्या बोलोगे? छोटे पार्टीशंस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट्स है इनको लोब्यूल्स बोलते हैं, इनको तो सेप्टा बोलते हैं बेटा। ठीक है, और ये जो चैम्बर्स बने इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल। नंबर बोलो तो टेस्टिकुलर लोब्यूल का 250 to 300। अब देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, नाम बोलिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रेट पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई ज्वाइन होकर एक नेटवर्क बनाती है, नाम बोलो। रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस give rise to many small ducts. Vasa efferentia which join to form। Vasa efferentia जुड़कर क्या बना दिया? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का हाईली कॉइल्ड पार्ट कौन सा? टैपर्ड। लेस कॉइल्ड कॉर्पस और लीस्ट कॉइल्ड कॉर्डा। अच्छा स्ट्रीप याद है तुम लोगों को? स्ट्रीट से बोला था स्ट्रीट EU। ये क्या था, किसके लिए एक्रोनिम था ये? पाथ ऑफ स्पर्म। वेरी गुड बेटा। S stands for formation of sperm occurs inside seminiferous tubule। T stands for tubuli recti। R for reditestis। E for vasa efferentia। E for epididymis। V for vas deferens। E for ejaculatory duct and U for urethra। अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, सभी को याद है ना? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आप जल्दी से मेरे को यहाँ पे बताते जाना है। मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ देखो बोर्ड पे और बोलते रहो। चलिए बोलिए। यूरिनरी ब्लैडर, ये बनाया बेटा पार्टीशन। पार्टीशन बोलो। पार्टीशन को क्या बोल रहे हो? पेरिनियल पाउच। यहाँ पे जो यूरेथ्रा है ये स्मॉलन है, पता है सभी को। और यहाँ पर है ओपनिंग्स, 3 ओपनिंग। 2 ओपनिंग किसकी? 2 ओपनिंग्स ऑफ, अरे बार्थोलिन यहाँ पे कहां से आ गया? मेल में बार्थोलिन ग्लैंड होता है। 2 ओपनिंग्स ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। एक ओपनिंग, बहुत बढ़िया, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। और बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग प्रोस्टेट ग्लैंड। बहुत अच्छे बच्चों। और अब देखो ये यूरेथ्रा का जो पार्ट है इसको कवर करता है मसल का एक बंडल। चलिए बताइए फटाफट, बंडल का नाम? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। बेस पे स्वेलिंग, बहुत बढ़िया। और ये, चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को याद है, बहुत अच्छी बात। थैंक यू बेटा। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मोर प्रोबेबली वो अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा या एक क्लास और। थैंक यू। क्वेश्चन कर लो और क्वेश्चन मेरे को भेजते रहो। बाद में ऐसा नहीं बोलना सर भूल गए और ये सब, मजा नहीं आता, सारा मेहनत बेकार। ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू कृष्ण गोपाल। टेस्ट सिलेबस पूरा ही आएगा, सारा ही ध्यान रखो।
हाँ बेटा, क्वेश्चन तो आप कभी भी भेज दिया करो, मैं उसको आंसर कर दूंगा, लेकिन अगर बात करनी हो ना तो 5:32 6 पे ही कॉल किया करो, है ना। चलिए, गुड डे।